मुझे दूसरी जीप में बिठा दिया गया। दोनों स्टेनगन बरदार इसराइली मुहाफिज और डॉक्टर भी मेरे साथ ही जीप में बैठ गए और जीप बड़े अस्पताल की तरफ चल पड़ी। ये एक वीरान सी सड़क थी जिसके दोनों जानिब कहीं कहीं खजूर और इंजीर के दरख्त अंधेरे में भी दिखाई दे जाते थे। इंजीर के दरख्तों को मैं अंधेरे में भी पहचान लेता था। ये इलाका इसराइल ही का था। मैंने दबी जुबान में फौजी मुहाफिज से पूछा कि ये कौन सा इलाका है, तो इसने इशारे से मुझे खामोश रहने को कहा और बाहर तकने लगा। मैंने कोई ख्याल न किया। मैं बहरहाल एक दुश्मन जासूस था और मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं की जा सकती थी। जीप अब ऐसी सड़क पर आ गई जहां थोड़े थोड़े फासले पर बिजली के खंभों के साथ बल्ब जल रहे थे। हमें खुश्क दरिया के पुल पर से गुजरे तो जीप निस्बतन एक पक्की और हमवार सड़क पर आ गई। इलाका सतह मुर्तफा का था। आसपास छोटे छोटे टीलों का सिलसिला फैला हुआ था। मजबूत जिस्म वाला डॉक्टर अगली सीट पर फौजी ड्राइवर के साथ बैठा था। इसने एक थैले में से कोका कोला का टीन निकाल कर मुझे पीने को दिया। मुझे भूख महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इस ख्याल से खामोश रहा कि शायद अस्पताल पहुंचने पर ये लोग रात का खाना खाएंगे। टीलों में से निकलकर जीप एक सीधी सड़क पर आई तो मुझे दूर बहुत ही जगमगाती हुई बत्तियों का झुरबन नजर आया। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। बड़ा अस्पताल आ गया था। मैंने उबरानी में डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, वो सामने बड़े अस्पताल की रोशनियां हैं क्या? इसने इस बात में जवाब दिया और चुप हो गया। मुझे इन लोगों की खामोशी कुछ पुरस्रार सी लगने लगी थी। न जाने क्यों मेरा दिल किसी आने वाले खतरे को महसूस करके जोर से धड़क उठा, मगर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ मामूली सा फाइनल चेकअप होगा और फिर मुझे इस बकबक से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मैं इसी तैयारे के जरिए तालुबैब और फिर वहाँ से सिना की मिस्री सरहद पर पहुँचा दिया जाऊँगा। इसके बाद मैं आज़ाद हो जाऊँगा और ज़िंदगी की मुसर्रतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूँगा। रोशनियां करीब आ रही थी। कोई 20 मिनट के बाद हमारी जीप एक 2 मंजिला सफ़ेद रंग की खूबसूरत इमारत के पोर्च में खड़ी थी। लॉबी का फर्श चमक रहा था। इमारत के बाहर कुछ नहीं लिखा था। एक नर्स तेज तेज कदम उठाती हमारे करीब से गुजर गई। मेरे सारे खदशे और अंदेशे दूर हो गए। यह अस्पताल ही था, परेशान होने की कोई बात नहीं थी। मैं बड़ा खुश जीप में से निकलकर लॉबी के फर्श पर आ गया। मेरे मुहाफिज फौजी भी मेरे पीछे निकल आए और मेरे दाएं बाएं खड़े हो गए। ये कोई अनोखी बात नहीं थी। आखिर मैं खतरनाक जासूस था, इन्हें मेरी निगरानी तो करनी ही थी। सामने वाला शीशे का दरवाज़ा खुला और एक नया डॉक्टर मुस्कुराता हुआ नमूदार हुआ। हमारे डॉक्टर ने इससे हाथ मिलाया और मेरी तरफ इशारा करके कहा, डॉक्टर, ये हैं तुम्हारे मरीज। इनका फाइनल चेकअप होगा। हम कब तक फारिग हो जाएंगे? क्योंकि मुझे वापस एयरपोर्ट के क्लिनिक भी जाना है। नवारी डॉक्टर ने कहा, 1 घंटे में हम आपको फारिग कर देंगे। आइए अंदर चलिए। अस्पताल की राहदारी भी बेहद साफ सुथरी और चमकीली थी। इस वीरान इलाके में यह बहुत ही साफ सुथरा और अहम अस्पताल था। शायद ये आला इसराइली फौजी अफसरों के लिए बनाया गया था कि वो यहाँ आकर इलाज भी करवाएं और सुकून के माहौल में कुछ दिन भी गुजार सकें। एक बहरी फौज का अफसर हमारे करीब से गुजर गया। अस्पताल एयर कंडीशन था। बाहर की गर्म फिजा के मुकाबले में अंदर हल्की हल्की खुशगवार खनकी थी, जिसमें मुख्तलिफ दवाइयों की धीमी धीमी बू रची हुई थी। एक नर्स ट्रॉली लेकर हमारे करीब से गुजरी। ट्रॉली पर स्टेनलेस स्टील के तश्त में कुछ शीशियाँ और इंजेक्शन का सामान पड़ा था। मुझे एक छोटे मगर साफ सुथरे कमरे में ले जाया गया। दरमियान में सफ़ेद चादर वाला बिस्तर लगा था। साइड टेबल पर थर्मस और गिलास पड़ा था। छत में मरकरी लाइट की 2 ट्यूबें रोशन थी। मेरे फौजी मुहाफिज बाहर ही रह गए। दोनों डॉक्टर मेरे साथ अंदर आए थे। उन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटने का इशारा किया। फिर एक डॉक्टर मेरी नब्ज़ देखने लगा। दोनों ने मेरी कमीज़ ऊपर करके मेरे दिल पर स्टेथोस्कोप लगाया और अपनी कलाई की घड़ी पर नजरें जमा दी। मेरी मेडिकल फाइनल इसके पास ही थी, जो इसने कमरे में दाखिल होते ही मेरे बिस्तर के साइड टेबल पर रख दी थी। कोई 1 मिनट तक वो मेरे दिल की धड़कनें और दूसरा डॉक्टर मेरी नब्ज़ देखता रहा। फिर नए डॉक्टर ने मेरी फ़ाइल खोलकर इसमें कुछ लिखा। फ़ाइल बंद करके मेज़ पर रखी और दोनों बाहर निकल गए। जाहिर है मेरा फाइनल चेकअप हो रहा था। कुदरती तौर पर मेरे दिल में किसी किस्म का कोई दूसरा ख्याल पैदा नहीं हो सकता था और वहाँ कोई ऐसी शय भी नज़र नहीं आ रही थी कि मुझे कोई ख़तरा महसूस होता। आखिर ख़तरा किस बात का हो सकता था? डॉक्टर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो मैंने देखा कि बाहर दोनों फौजी मुहाफिज स्टेन उठाए पहरा दे रहे थे। ये भी कोई अनोखी बात नहीं थी। मैं दुश्मन मुल्क का खतरनाक जासूस था। मेरी निगरानी इनका फ़र्ज था, इनकी ड्यूटी थी। मैं सेहतमंद था, इसलिए ऐन वक़्त पर मेरी भूख चमक उठी थी। मगर अभी तक इन लोगों ने मुझे खाने को कुछ भी न दिया था। इस मनहूस जजीरे के जल्लाद इंचार्ज ने जाते हुए मुझे मेरी घड़ी भी वापस नहीं की थी। नामालूम रात का क्या वजह हो।
कमरे में कोई वॉल क्लॉक भी नहीं लगा था, इसमें कोई खिड़की भी नहीं थी। दीवार पर एयर कंडीशन का चौकोर चौखटा ही लगा था। राहदारी के फर्श पर किसी के छोटे छोटे कदमों की टिक टिक सुनाई दी। यह आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के पास आकर रुक गई। दरवाज़ा खुला और एक दुबली पतली गोरी चिट्टी नर्स हाथ में स्टेनलेस स्टील की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। मेरे पास आकर इसने ट्रे साइड टेबल पर रखी। इसमें से थर्मामीटर निकाल कर झाड़ा, फिर मेरे मुंह में लगाया और अपनी कलाई पर बंधी सुनहरी घड़ी को तकने लगी। जब वो मेरा टेम्परेचर ले चुकी तो मैंने इससे वक्त पूछा। इसने कोई जवाब न दिया और टिक टिक करती बाहर निकल गई। दरवाज़ा खुलने पर मुझे बाहर खड़े मुसल्ले मुहाफिजों की एक झलक फिर दिखाई दी। क्या ये नर्स गूंगी थी? लेकिन अस्पताल में गूंगी बहरी नर्स का क्या कहा? फिर इसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? शायद इससे मुझसे कोई बात करने की इजाज़त नहीं है। आखिर मैं कोई आम मरीज तो नहीं हूँ, दुश्मन मुल्क का जासूस हूँ। मैं अपने आप से यूं ही बातें करने लगा। राहदारी में खामोशी छाई थी। किसी वक्त दूर से किसी के दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आ जाती। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिज़ा में मुझे कुछ पुरस्रार सी बात का एहसास हो रहा था। इतने में बाहर से कदमों की आवाज़ आने लगी। मैं साफ सुथरे बिस्तर पर पलंग से टेक लगाए नीम दराज था। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। इस अस्पताल का डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। इसके साथ वही सफ़ेद सूट वाला अधेड़ उम्र का कमज़ोर और उदास चेहरे वाला पुख्ता उम्र का आदमी था, जिससे जजीरे में मेरी मुलाकात हुई थी। इसकी कनपटियों के बाल सफ़ेद हो रहे थे। शक्ल सूरत से वो कोई डिप्लोमेट लगता था। इसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। मुझे पेश करते हुए इसने खंदा पेशानी से मेरी रिहाई पर मुबारकबाद दी और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर सब मामला तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक होने चाहिए। डॉक्टर ने मेरी मेडिकल फाइल खोली और मेरे बिस्तर से ज़रा परे ले जाकर इसे कुछ दिखाने लगा। सफ़ेद सूट वाला जर्दरू डिप्लोमेट आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाकर जैसे अपनी खुशनुदी का इजहार कर रहा हो। जाते हुए इस डिप्लोमेट ने एक बार फिर मुझे गहरी नज़र से देखा और बोला, आज सुबह सुबह तुम अपने मुल्क की तरफ रवाना कर दिए जाओगे। इसने एक मायनी खेज निगाह डॉक्टर पर डाली। दोनों ज़रा सा मुस्कुराए और कमरे में से निकल गए। मैंने ज़माने के बड़े सर्द गर्म देखे थे। हर किस्म के माहौल में ज़िंदगी बसर की थी। कातिलों, डाकुओं, जंगली वहशियों और वतन पर जान निसार कर देने वालों के साथ भी रहा था। अब मुझे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ हो रहा है। मेरे खिलाफ कोई घिनौनी साजिश तैयार की जा रही है। मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ। मैं इस मामले को हल करना चाहता था और इसका बज़ाहिर कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा था। मैं इन लोगों के दिलों के भेद मालूम करना चाहता था। आखिर इनके दिलों में क्या है? ये हकीकत में क्या चाल चल रहे हैं? ये वो सवाल थे जिनका जवाब मुझे हर हालत में हासिल करना था। काफ़ी देर सोच विचार करता रहा। आखिर एक ही तरीका सुझाई दिया। मैंने इसी पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया और अपने कमरे में किसी के दाखिल होने का इंतज़ार करने लगा। मुझे इन लोगों पर इसलिए भी शक पड़ा कि मैंने नर्स से कुछ खाने के लिए मांगा। क्योंकि मुझे भूख लग रही थी तो इसने कहा कि अभी तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा इंतज़ार करो। ये तमाम अलामात किसी ऑपरेशन की थी। क्या ये लोग मेरा ऑपरेशन करने वाले थे? 15-20 मिनट के बाद राहदारी में एक बार फिर किसी के कदमों की आवाज़ आई। टिक टिक टिक। नर्स आ रही थी। मैं जल्दी से बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। अपनी स्कीम पर अमल करने का वक्त आ गया था। दरवाज़ा खुला। वही नर्स टेम्परेचर देखने वाला सामान ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुई। मैंने सोची समझी स्कीम के मुताबिक इससे बातें शुरू कर दी। नर्स ने मुझे बिस्तर पर लेट जाने को कहा। मैं बड़ी फुर्ती से अपने पलंग की तरफ बढ़ा और फिर प्रोग्राम के मुताबिक खड़े कायदे से धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। यूँ जाहिर किया जैसे बेहोश हो गया। नर्स घबरा कर पीछे हट गई। फिर इसने मुझे उठाने की कोशिश की। मैंने अपना आप छोड़ दिया। परेशान होकर इसने बाहर खड़े गार्ड को आवाज़ दी। मैं बहुत ही नीमवार नज़रों से तक रहा था। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दोनों स्टीन गनों वाले फौजी दौड़कर अंदर आए। नर्स ने उन्हें बताया, ये बेहोश हो गया है, इसे बिस्तर पर डालो, मैं डॉक्टर को खबर करती। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। गार्ड ने मुझे उठाकर बिस्तर पर डाल दिया और मेरे दरवाजे में अंदर की जानिब टेंशन होकर खड़े हो गए। मैं बिल्कुल बेसुध पड़ा था, मगर बहुत ही नीमवा आंखों से बराबर दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये स्वांग मैंने इस उम्मीद पर रचाया था कि हो सकता है मुझे बेहोश पाकर ये लोग अपनी ज़ुबान से कोई राज की बात उगल दे और मुझे संगीन सूरत हाल का इल्म हो जाए। दरवाज़ा ज़ोर से खुला। दोनों डॉक्टर परेशान हालत में अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे पीछे नर्स भी चली आ रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब उन्होंने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू कर दिया। मेरी नब्ज़ देखी, आंखों के पपोटे खोल कर देखे। मैंने ढीले ऊपर चढ़ा लिए थे। उन्होंने नर्स को वहाँ से भिजवा दिया। फिर मुझे एक इंजेक्शन दिया गया। एक डॉक्टर मेरा ब्लड प्रेशर चेक करने लगा। दूसरे ने कहा टेम्परेचर नॉर्मल है, इसकी बेहोशी की कोई वजह मेरी समझ में नहीं आती। दूसरे ने कहा इसको हर हालत में होश में आना होगा वरना हमारी नौकरियां ख़त्म समझो। पहले डॉक्टर ने कहा मुझे तो अचानक नर्वस ब्रेकडाउन लगता है। दूसरे की आवाज़ आई, किसी ने इसे बता तो नहीं दिया कि इसका दिल निकाल कर सैनिटर जोसेफ को लगा। पहले डॉक्टर ने इसकी बात काट दी। शी, एहतियात से काम लो डॉक्टर, यहाँ कोई भी तुम्हारी बात सुन सकता है।
मेरे जिस्म में खौफ की ठंडी यख लहर दौड़ गई। पहले मैं बेहोश नहीं था, लेकिन जो कुछ मेरे कानों ने सुना इसके बाद मुझे यूं लगा कि मैं वाकई बेहोश हो रहा हूँ। मेरे खुदा, ये लोग मेरा दिल निकाल कर किसी सेनेटर जोसेफ को लगाने वाले हैं। यकीनन सेनेटर जोसेफ वही कमज़ोर चेहरे और सफ़ेद सूट वाला अधेड़ उम्र आदमी है जो थोड़ी देर पहले मेरे लिए फूलों का गुलदस्ता लाया था। अब मेरी समझ में आ गया कि ये लोग मेरी इतनी खिदमत कर रहे थे, मुझे क्यों खिला पिला कर सेहतमंद किया जा रहा था, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था। ये सेनेटर ज़रूर इसराइली पार्लियामेंट का कोई अहम तरीन रुकन है और दिल का मरीज़ है और मेरा धड़कता हुआ जिंदा दिल निकाल कर इसके सीने में पेबस्त करने वाले थे। ये ऑपरेशन नहीं बल्कि मेरी मौत और मेरी लाश की चीर फाड़ थी। फौरी तौर पर मुझे यूं लगा जैसे मैं ज़रा सी भी मुज़ाहमत करने के काबिल नहीं रहा और ये लोग मेरे होश में आने के बाद मुझे स्ट्रेचर पर बांध कर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, जहां मेरे पहलू में दूसरे स्ट्रेचर पर जर्द रू इसराइली सेनेटर जोसेफ स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा होगा। फिर मुझे भी बेहोश कर दिया जाएगा और मेरे सीने में से दिल निकालने के लिए चीर फाड़ शुरू हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा और मेरी लाश चूने के गड्ढे में फेंक दी जाएगी। ये इंतहाई भयानक, इंतहाई गिरावना तस्वुर था। डॉक्टर मुझे होश में लाने के जतन कर रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। कोई तेज़ कदमों से चलता मेरे पलंग के करीब आया। मैंने एक आँख की पलक ज़रा सी खोल कर देखा। ये वही जर्द रू अधेड़ उम्र डिप्लोमेट था। वो इस तरह की हालत में बोला, क्या हो गया है इसे? डॉक्टर, तुम्हें इसे सेहतमंद हालत में लाने के बाद खुद बेहोश करके इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। तुम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंने मौत के जजीरे के इंचार्ज समेत तुम लोगों को 1 लाख अमेरिकी डॉलर अदा किए हैं और मैं पार्लियामेंट का अहम रुकन भी हूँ। अगर मेरे साथ धोखा किया गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। एक डॉक्टर ने नरम लहजे में कहा, सेनेटर जोसेफ प्लीज़ आप चलकर अपने कमरे में लेट जाए। ऑपरेशन आधी रात के बाद अपने तयशुदा टाइम पर ज़रूर होगा, इसे अभी होश आ जाएगी। सेनेटर जोसेफ खामोशी से सर को झटकता हुआ बाहर निकल गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ से फरार होने में कामयाब न हो सका तो सुबह मेरी कटी फटी दिल से खाली लाश चूने के गड्ढे में सड़ रही होगी। अब मैं होश में आ जाना चाहता था ताकि ये डॉक्टर मुतमईन होकर चले जाएं और मुझे यहाँ से फरार होने के बारे में सोचने का मौका मिल जाए। मैंने इंतहाई नकाहत के आलम में हूँ की आवाज़ हलक से निकाली और आंखें खोल दी। डॉक्टर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, डॉक्टर मुझे क्या हुआ था? हट्टा कट्टा डॉक्टर बोला, शायद कमज़ोरी के बायस तुम बेहोश हो गए थे, तुम्हें ताकत का इंजेक्शन लगा दिया गया है। दूसरे डॉक्टर ने मेरे बाजू को थपथपा कर कहा, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नर्स के हाथ गरम गरम सूप भिजवाता हूँ। और दोनों डॉक्टर जल्दी जल्दी कमरे से बाहर चले गए। बाहर खड़े मुसल्ले गार्ड की एक खौफनाक झलक मुझे फिर दिखाई दी। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मुझे हर हालत में इस मुक़त्तल से फरार होना था। वक्त महदूद था और फरार का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मौत मेरे करीब खड़ी थी। मौत को इतना करीब मैंने पहले कभी नहीं देखा था। निसफ रात की घड़ी नज़दीक से नज़दीक आ रही थी। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि फरार होने का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में कोई खिड़की रोशनदान भी नहीं था, सिर्फ एक दरवाज़ा था जिसके बाहर मुसल्ले पहरेदार संतरी खड़े थे। मैं बेवक्त वक्त इन दोनों को काबू नहीं कर सकता था। मेरे पास नाखून काटने वाली कैंची तक नहीं थी। मुझ पर इस तरारी कैफियत तारी थी। मैं बिस्तर से उठकर कमरे के फर्श पर बेचैनी से टहलने लगा। दीवार को उंगली से बजाकर देखा, ये ठोस थी। एयर कंडीशन वाला चौखटा एक और फर्श था, 10-12 फीट ऊंचा था। दूसरे वो छोटा था। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सर धड़ की बाजी लगाने पर तुला हुआ था और मैं कुछ भी कर सकता था। मौत अपने पंजे फैलाए इंतहाई गिरावनी और मकरूज शक्ल में आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ी चली आ रही थी। ऐसी दहशतनाक मौत का मैंने अपने लिए कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। राहदारी की खामोशी में इंसानी कदमों की चाप सुनाई दी। शायद कोई मेरे कमरे की तरफ आ रहा था। मैं जल्दी से बिस्तर पर नीम दराज हो गया और सर पलंग की रेलिंग से लगा दिया। मेरी आंखें दरवाजे पर लगी थी। दरवाज़ा खुला और एक कंपाउंडर किस्म का आदमी लंबा सफ़ेद कोट और सर पर सफ़ेद टोपी जमाए हाथ में दवाइयों वाली ट्रॉली उठा अंदर दाखिल हो गया। बिजली की चमक के साथ एक ख्याल मेरे जहन में लहरा गया, यही शख्स मेरी ज़िंदगी की आखिरी उम्मीद थी। अगर ये यहाँ से निकल गया तो फिर मुझे भयानक मौत से कोई नहीं बचा सकता। मेरी सारी ताकत जैसे सिमट कर मेरे हाथों के पंजों में आ गई। कमरे का दरवाज़ा ऐसा था कि खुलने के बाद अपने आप बंद हो जाता था। इस कंप्यूटर के अंदर आते ही पिछले दरवाजे बंद हो गए। इसने आते ही ट्रे साइड टेबल पर रखी और मुझे कमीज़ की आस्तीन ऊपर करने का इशारा किया। मैं इस वक्त एक मुकम्मल कमांडो के रूप में तब्दील हो चुका था। इस कंप्यूटर ने ट्रे में से सिरिंज उठाकर इसमें दवाई भरी और मुझे टीका लगाने के लिए आगे को झुका। बस ये इसकी ज़िंदगी की आखिरी हरकत थी। एक बिजली सी कौंदी और मैंने इसकी गर्दन को दोनों हाथों के शिकंजे में दबोच कर बिस्तर पर गिरा लिया। पहली बात तो ये थी कि मुझे इसे हलाक करने में देर नहीं लगानी थी। दूसरी बात यह थी कि किसी किस्म की आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए थी। दोनों बातों पर मैंने इंतहाई महारत से अमल किया था। 10 सेकंड्स के अंदर अंदर इस बदनसीब की गर्दन का मनका टूट चुका था
और वो मेरी गोद में मुर्दा पड़ा था। फिर मैं लपक कर बिस्तर से उठा, इसका लंबा सफ़ेद कोट उतार कर पहना, फिर इसकी सफ़ेद टोपी अपने सर पर जमाई, इसके सफ़ेद बूट तेज़ी से पहने। इस काम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड्स मज़ीद लगे। फिर मैंने इसकी लाश उठाकर पलंग पर डाली और इसे सफ़ेद चादर से ढक दिया। ये मरहला आसानी से तय हो गया कि वहाँ मेरी कमांडो कार्रवाई में मुज़ाहमत करने वाला कोई नहीं था। असल मरहला अब शुरू होने वाला था कि जब मुझे कंपाउंडर के कपड़ों में बाहर निकलना था। एक बात मुझे मालूम थी कि राहदारी में ज़्यादा रोशनी नहीं थी। ये नीम अंधेरा मेरी किस्मत ही मेरा साथ दे सकती थी। मैंने साइड टेबल पर से ट्रे उठाई और धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस वक्त मुझे वाकई यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैं पुल सरात पर से गुजरने वाला हूँ। मेरी शेव ज़रा ज़रा बड़ी हुई थी, मुंडा हुआ सर पूरे का पूरा मैंने सफ़ेद टोपी में छुपा लिया था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं एक लम्हे के लिए जैसे अपने आप रुक गया। दिल की तेज़ धड़कनों को आहिनी अज़म से काम लेते हुए मामूल पर लाए और फिर खुदा का नाम लेकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैं ज़रा सा खांसता हुआ सर को नीचे किए हुए मुंह के आगे एक हाथ रखे तेज़ तेज़ मगर इंतहाई मोहतात कदमों से चलता मुसल्ले पहरेदार के करीब से होकर गुजर गए। ये लम्हा क़यामत का लम्हा था। इनके करीब से गुजरते हुए मुझे मुसल्ले पहरेदारों की सांस की आवाज़ भी सुनाई दी थी। पीछे से किसी भी वक्त हाल्ट की आवाज़ आ सकती थी और मुझे एकदम सरपट भागना था और फिर स्टेनगन की एक बाढ़ ने मेरे जिस्म को छलनी कर देना था। मैं आज इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि एक माहिर कमांडो होते हुए भी इस वक्त मेरे कदम खौफ के मारे मन के हो गए थे। राहदारी नीम तारीख थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। सामने ही वही डॉक्टर मुझे मिल सकता था, नर्स मिल सकती थी, या अस्पताल की इमारत का कोई दरवाज़ा कोई 20 कदम के फासले पर था। मुझे इसी दरवाजे से अंदर लाया गया था। ये 20 कदम मेरे लिए 20 मील की मुसाफत बन गए थे। यूँ महसूस हुआ जैसे मैं न जाने कब से इस राहदारी में से गुजर रहा हूँ। दरवाज़ा आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे कान सुनसुना रहे थे। पीछे से किसी वक्त हार्ट या स्टेनगन की तड़ातड़ सुनाई दे सकती थी। सामने से एक ठिकने कद की नर्स चली आ रही थी। ये मेरी नर्स नहीं थी, फिर भी वो मुझे पहचान सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर खांसते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। नर्स मेरे करीब से गुजर गई। शायद वो मैट्रन थी और रात के राउंड पर आई थी। मुझे यूँ लगा जैसे मैं अपनी जगह पर पत्थर का बुत बना खड़ा हूँ और मेरी टांगें चल रही। बाएं जानिब दरवाज़ा नजर आया। मैं इसकी तरफ घूम गया। चमकीले फर्श वाली लॉबी खाली थी। छत पर लगी ट्यूबलाइट के चौखटों में से सिर्फ 2 चौखटे रोशन थे। ख्याल आया कि मुझे अस्पताल से बाहर जाते किसी ने देख लिया तो वो ज़रूर आकर पूछेगा कि मैं बाहर कहाँ जा रहा हूँ। हज़ार किस्म के वसवसे दिल में पैदा हो रहे थे। अपने कमरे से लॉबी के दरवाजे तक आने में मुझे 7-8 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे थे, लेकिन ये महसूस रहा था कि जैसे मैं सैकड़ों किलोमीटर की मुसाफत तय करके वहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं लॉबी में आकर एकदम दीवार की तरफ हो गया। पहरेदारों की फायरिंग से बचकर निकल आया था। मैं इनकी रेंज से बाहर था, मगर इंतहाई ख़तरे के जोन से बाहर नहीं था। अस्पताल के पोर्च में एक बावर्दी पहरेदार हाथ में छोटा सा डंडा लिए टहल रहा था। मेरी तवज्जो अस्पताल की इमारत के पहलू में बाग की झाड़ियों की तरफ थी, जहाँ अंधेरा था। कुछ फासले पर पार्किंग शेड में 3-4 गाड़ियाँ और एक एम्बुलेंस खड़ी थी। मैं बज़ाहिर बड़े सुकून के साथ कदम उठाता हुआ जिस तरफ झाड़ियाँ और अंधेरा था इस तरफ चल पड़ा। मैंने महसूस किया कि मुझे इधर जाता देखकर पहरेदार रुक गया और इसकी नज़रें मेरा ताक़ुब करने लगी। मैं अभी झाड़ियों के पास नहीं पहुंचा था कि पीछे से आवाज़ आई, मिस्टर ज़रा रुकना। ये जुमला जाहिर है इसने इब्रानी में अदा किया। मेरा खून एकदम जैसे जम कर रह गया। इसे भी ठिकाने लगाने का फैसला किया और इसकी तरफ चेहरा घुमाया। पहरेदार की छोटी छोटी स्याह मूंछें थी और वो एक खूबसूरत नौजवान था जिसने पहरेदारों वाली नीली वर्दी पहन रखी थी। मेरे करीब आकर बोला, दोस्त मैं यहाँ नया आया हूँ। आज मेरी ड्यूटी का पहला दिन है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। क्या तुम मुझे कोई ऐसी गोली ला दोगे जिसके खाने से मुझे नींद न आए? मैंने इत्मीनान का सांस भरा और कहा, मैं सामने एम्बुलेंस में ये फर्स्ट एड की दवाइयाँ रखा हूँ, वापस आकर तुम्हें गोलियाँ ला दूंगा। इसने बड़े इखलाक से मेरा शुक्रिया अदा किया और इस अस्पताल के बारे में पूछने लगा कि यहाँ तनख्वाह हफ्ते के बाद मिलती है या 15 दिन के बाद, और ये कि यहाँ कितनी नर्सें रात की ड्यूटी पर होती हैं। मैंने लॉबी की तरफ देखा। अभी तक मेरा फरार का राज फाश नहीं हुआ था, लेकिन यह बम किसी वक्त भी फट सकता था। मैंने पहरेदार से कहा, मैं वापस आकर तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, और तेज़ तेज़ कदमों से एम्बुलेंस की तरफ चला। अब मुझे कम से कम पहरेदार की तरफ से इत्मीनान था कि ये मुझे एम्बुलेंस की तरफ जाते देखकर कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं पूछेगा। पार्किंग शेड में जाते ही मैं एम्बुलेंस की ओट में हो गया। मुझे अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए था। मैं दुश्मन की तबाहकुन फायरिंग की जद में था। फायरिंग किसी वक्त भी शुरू होकर मेरा जिस्म छलनी कर सकती थी। मैंने ट्रे ज़मीन पर रख दी। एम्बुलेंस के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। इसके सामने दरवाजे लॉक थे। करीब खड़ी एक कार का दरवाज़ा खींचा, वो भी लॉक था। गाड़ियों की ओट में झुककर मैंने तमाम गाड़ियों की जल्दी चेकिंग की। किसी भी गाड़ी का दरवाज़ा खुला नहीं था। मैंने दौड़ लगाने का फैसला कर दिया। जल्दी से कंपाउंडर का सफ़ेद कोट और सफ़ेद टोपी उतार कर अंधेरे में एक तरफ फेंका।
अब मैं अस्पताल की धारीदार कमीज पजामे में था और पाँव में फ्लीट बूट थे। मैं पार्किंग शेड के पीछे से होकर भागने ही लगा था कि एक मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं गाड़ी के पीछे बैठ गया। एक आदमी मोटरसाइकिल पर नमूदार हुआ और इसने पार्किंग शेड में आकर मोटरसाइकिल खड़ी की और पीछे रखा थैला उठाकर अस्पताल की तरफ बढ़ा। मैंने देख लिया था कि इसने इंजन बंद करके ताला नहीं लगाया था। जब वो तेज़ तेज़ कदमों से लॉबी में से गुजर गया तो मैं लपक कर इसकी मोटरसाइकिल की तरफ गया, इस पर बैठा और इसे स्टार्ट करके फर्स्ट गियर में चलाता अस्पताल के पौरे से गुजर कर तूफान मेल की तरह सड़क पर आ गया। अब मुझे पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इसी सड़क पर मोटरसाइकिल भगाए लिया जा रहा था जिस पर मैं अपने कस्साब, डॉक्टर और मुसल्ले गार्ड्स की हिरासत में यहाँ लाया गया था। तीसरा, ये सड़क हमवार थी। बिजली के खंभे मेरे करीब से होकर पीछे गुजरते जा रहे थे। मुझे यूं लगा जैसे मेरा राज फाश हो गया। अस्पताल में एक हंगामा मच गया होगा और मुसल्ले मुहाफिज जीप में सवार होकर स्टेन करने लिए मेरे पीछे चले आ रहे होंगे। मैंने एक पल के लिए गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कोई जीप या गाड़ी नहीं आ रही थी। मेरा हौसला बुलंद हो गया। एक एक सेकंड इंतहाई कीमती था। एक एक सेकंड का फ़ायदा उठाते हुए मुझे अस्पताल से दूर निकल जाना चाहिए था। मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा निकलूँ, लेकिन इतना ज़रूर मालूम था कि मुझे इस जहन्नम से हज़ारों लाखों मील दूर निकल जाना है। निस्बतन हमवार और बेहतर सड़क ख़त्म हो गई। अब बाएं जानिब वो सड़क आ गई जो छोटी थी और गैर हमवार थी और जिसके दोनों जानिब काफ़ी फासले पर जाकर ट्यूब लाइट्स लगी थी। मैंने रफ्तार कुछ कम कर ली। मेरी मोटरसाइकिल सड़क पर उछलती हुई चली आ रही थी। आगे वही एयरपोर्ट आने वाला था जहाँ मुझे फौजी तैयारी के ज़रिए लाया गया था। इस एयरपोर्ट के खित्ते में मेरे लिए शदीद ख़तरा था। अस्पताल का डॉक्टर एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी के अमले को मेरे फरार के बारे में टेलीफोन कर सकता था और मैं गिरफ्तार किया जा सकता हूँ, या फिर किसी भी तरफ से गोली का फायर आकर मुझे अपनी नींद सुला सकता है। मैं वहाँ अजनबी था, ना मुझे एयरपोर्ट के बारे में कुछ इल्म था, ना मैं ये जानता था कि ये इलाका कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म होता है। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि आगे बस्ती किस जानिब है। रास्ते में डॉक्टर की ज़ुबानी सिर्फ इसी कदर पता चला कि ये जेरिको का इलाका है। जेरिको इसराइल की मशी की बंदरगाह थी। मेरे लिए तो हर तरफ ही ख़तरा मंडला रहा था। ताहम किसी शहर में जाकर मेरे छुपने का इम्कानात ज़्यादा रोशन थे। यहाँ मैं पकड़ा जा सकता था। मेरी दोनों जानिब वही संगलाख और सुनसान पहाड़ी टीलों का सिलसिला चल रहा था। रात के अंधेरे में ये टीले मुझे देव पैकर अफरियत मालूम हो रहे थे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। दूर मुझे छोटे से फौजी एयरपोर्ट की चंद एक रोशनियाँ नजर आने लगी। ये मेरे लिए शदीद ख़तरे के निशान थे। मैंने अल्लाह का नाम लेकर मोटरसाइकिल को दाएं जानिब टीलों की तरफ मोड़ दी। तो दोस्तों, अगले किस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।